श्याम सुंदर नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब मदनलाल किसान रहा करता था, अपनी अम्मा और बेटी के साथ। उसकी पत्नी बहुत साल पहले गुजर चुकी थी। अम्मा और बेटी का ख्याल रखते रखते वो उस गांव में रह रहा था, लेकिन गरीबी के कारण उसे चैन नहीं पड़ रहा था। उसकी बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी की भी चिंता उसे सताती थी हर वक्त। मदन, क्या हुआ? आज तुम्हें कोई काम मिला क्या? हमारी खेती बाड़ी से हम अपनी बिटिया रानी की शादी नहीं कर सकते। उनकी बातें चल रही थी, तभी उसकी बेटी मालती बाहर से आती है। दादी ने मालती को कुछ काम दिया था, लेकिन मालती बचपन से ही थोड़ी भुलक्कड़ थी। जो भी काम करने जाती उसे भूल जाती। मालती बेटा, ये क्या, तुम खाली हाथ ही घर वापस आ गई? तुम्हारे पास तो पानी का घड़ा होना चाहिए था। तुम कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी ना? घड़ा किधर है मालती? हाय रे दैया, दादी, क्या हुआ ना, मेरी कुछ सहेलियां वहाँ आई थी पानी भरने के लिए। बातों बातों में मैं वहाँ घड़ा छोड़ कर आ गई। मुझे माफ करना, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। मदन पहले से ही बहुत परेशान था और मालती की ऐसी उटपटांग हरकतों से वो बहुत परेशान हो चुका था। उसे वो बहुत डांटता है और बहुत खरी खोटी सुनाता है। उसकी भुलक्कड़ की आदत से उसे दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती जा रही थी। मालती से कौन शादी करेगा, ऐसे विचार से मालती को डांट फटकार लगाकर वो उसी चिंता में घर से बाहर जरा खेती की ओर निकलता जा रहा था। उसे जाता देखकर तभी मुनीम उसे आवाज लगाकर बुलाता है और उससे कुछ बातें करता है। मदन सेठ, ऐसे चिंता में कहाँ जा रहे हो? ऐसी भी कौन सी चिंता आन पड़ी तुम्हें? हम और एक साथी दिखाई नहीं दे। क्या हुआ, बहुत चिंतित लग रहे हो? मुनीम जी, आप इस गरीब का मजाक क्यों बना रहे हो? आप जानते हैं मैं एक गरीब किसान आपके गांव का, आप मुखिया हमारे यहाँ के, और आप हमें सेठ बुलाते हुए अच्छे नहीं लगते। हाँ, मैं थोड़ा चिंतित हूँ और इसी वजह से मैंने आपको नहीं देखा। मुझे माफ़ करना सेठ। मदन, मैं तो तुम्हारा मजाक कर रहा था। क्या हुआ, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? तुम्हें पैसे चाहिए क्या? मैं दे सकता हूँ अभी के अभी। तुम मुझे बाद में, साल में, 2 साल में कभी भी देना। अगर पैसों की चिंता है तो चिंता मत करना, मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं सेठ, मैं दूसरी परेशानी में हूँ। मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसके लिए मैं शादी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा हूँ। आप सब लोग जानते हैं मेरी बेटी थोड़ी भुलक्कड़ है और मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। मैं उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहाँ और कैसे ढूंढूँ ये समझ में नहीं आ रहा। मदन, बस इतनी सी बात, अरे मुझे कह देते। चलो, अब मुझे पता चला ना, मेरा एक दोस्त मतलब मेरा जान पहचान वाला है। इतना खास नहीं है, लेकिन पड़ोस के गांव में एक जमींदार है, उसका बेटा है शादी का। चलो हम बात करते हैं अपनी बिटिया रानी की। अगर होगा अपने नसीब में तो शादी हो जाएगी और तुम्हारे सिर से अपना टेंशन भी उतर जाएगा। और मदन अपनी बेटी मालती की शादी की बात चलाने के लिए मुनीम के साथ उस जमींदार के यहाँ निकल जाता है। वहीं से मदन और मुनीम अपनी बेटी मालती का रिश्ता लेकर नंदनवन गांव में प्रवेश करते हैं। गांव को देखकर मदन बहुत खुश होता है। गांव की हरियाली और चारों तरफ बहुत अच्छा वातावरण।
देखकर मदन मन ही मन सोचता है, अगर इस गांव में मेरी बेटी की शादी हुई तो मेरी बेटी बहुत खुशी से अपना जीवन बिताएगी। हे भगवान, इस गांव में मेरी बेटी का रिश्ता तय कर देना। बहुत अच्छा गांव दिखाई दे रहा है। गांव की सुंदरता देखते ही मन बहुत प्रसन्न हो गया है मेरा। ऐसे बातें सोचकर वो वहां से चला जाता है। गांव के पास का झरना बहुत सुंदर था। जैसे ही वो दोनों गांव के अंदर आते हैं, वैसे वो जमींदार और उसकी पत्नी अपने खेती की ओर जा रही थी। तभी उनकी मुलाकात वही हो जाती है। क्या बात है, श्याम सुंदर गांव का मुखिया आज हमारे यहाँ। लगता है बहुत ही बड़ा कुछ काम है, वरना आप हमारे यहाँ क्यों आते सेठ? आप तो बहुत बड़े जमींदार हैं। आपकी प्रसिद्धि चारों गांव में है नारायण जी, और आप हमें बड़ा कह रहे हैं। हम तो आपके सामने छोटा सा इंसान हूँ। बताइए बताइए, आज इस नारायण की याद आपको कैसे आ गई? नारायण जी, ये मेरे गांव का किसान मदन है। उड़ती उड़ती खबर हमें मिली आपके बेटे की। आपके बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है ना, इसी वजह से हम रिश्ता लेकर आए हैं। मदन की बेटी बहुत अच्छी है, कामकाज में अव्वल है, बहुत सुंदर भी है। सोचा आपके यहाँ आओ, कुछ बात हो सकती है तो इसलिए मैं आया था। इतने में जमींदार की पत्नी शकुंतला कुछ कहने लगी। आपकी बात सही है, मैं मेरी बेटी की शादी कर रही हूँ, लेकिन आपने देखा, आप एक गरीब किसान की बेटी का रिश्ता इस जमींदार की बेटी के लिए लाए। आपको कुछ समझ में आता है क्या सेठ? अगर शादी होगी तो बहुत बड़ा दहेज भी देना होगा। दहेज मतलब हमें नहीं, बेटी की खुशी के लिए। और इस गरीब किसान के पास है ही क्या जो वो हमें देगा? माफ करना, आप बड़े लोगों के बीच में बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप चिंतित मत रहना। मैं मेरी बेटी के खुशी के लिए वो सारा काम करूँगा जो आपको चाहिए। मेरी बेटी अगर खुश रह सकती है तो मैं वो सारा उसे दूंगा जो आप चाहते हैं। आप चिंता मत करना, लेकिन मेरी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ तय कर देना, यही मेरी ख्वाहिश है। नारायण जमींदार पहले से ही बहुत कर्जे में डूब चुका था। इसी वजह से उसने अपने बहू से दहेज लेने की मांग की, ताकि वो सारा कर्ज उतार सके। और ये बातें गरीब किसान मदन और सेठ नहीं जान पाए, और अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय करके वापस आ गए अपने यहाँ। पड़ोस के गांव में अपनी बेटी का रिश्ता तय करके वो अपनी अम्मा के पास आता है और अम्मा को सारी हकीकत बताता है। अम्मा और मदन अपनी बिटिया रानी का रिश्ता तय होने की खुशी में बहुत ही आनंदित हो जाते हैं और अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर देते हैं। ओ कल मुहिम आलती, कहाँ मर गई? सुबह सुबह मुझे चाय पीने की आदत है। नई नई शादी हो गई है, तुम्हें ये पता होना चाहिए सास को क्या चाहिए होता है। ओए मालती, कल मुहिम मालती, यहाँ आओ ज़रा। अपनी सास की आवाज़ सुनकर मालती दौड़ी दौड़ी अपनी सास के यहाँ आती है। सास बहुत गुस्से में थी और वो वहाँ आते ही सारा गुस्सा उस पर निकाल लेती है। कैसी बहू हो मेरी, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे दादी ने कुछ सिखाया नहीं? अपनी सास को चाय नाश्ता सुबह सुबह देते हैं और सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम भी किया करते हैं। तुम तो अभी अभी उठी हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? मैं कितनी देर से चिल्ला रही हूँ, तुम्हें आवाज़ नहीं आती क्या? बहरी हो कानून से? या सच में
कुछ है जो हमें पता नहीं। माँ जी, मुझे माफ़ करना, आपकी आवाज़ सच में मुझे सुनाई नहीं दी। क्या चाहिए आपको? मैं अभी बना कर लाती हूँ, आप चिंतित मत रहना। और आपको अगर मेरे से तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। इतनी मीठी मीठी बातें मालती किया करती थी, लेकिन उसकी सास बहुत ही खड़ूस थी। वो हर वक्त मालती को सताती और कुछ ना कुछ ऐसा करती जो मालती परेशान हो जाए, क्योंकि वो मालती को घर से बाहर निकालना चाहती थी। मालती उसे पसंद नहीं थी, इसलिए वह मालती की गलतियों को उजागर करके उसको दोषी ठहराकर घर से बाहर करना चाहती थी। जाओ, मेरे लिए एक अदरक वाली चाय लेकर आना, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, और जल्दी आना। जैसे ही मालती चाय लेने के लिए वहाँ से जाती है तो शकुंतला के दिमाग में कुछ चलता है। मालती का हार देखकर शकुंतला के मन में लालच आ गया और वो सोचने लगी कब वो मालती का हार उसके हाथ में आएगा और वो कब पहनेगी। इतने में मालती आती है और मालती ठहरी भुलक्कड़। मालती उसके लिए नाश्ता लेकर आती है तो शकुंतला बहुत ही भड़क जाती है उस पर। अरे कलमुही, मैंने क्या कहा था? मेरा सर दुख रहा है, मुझे चाय चाहिए, नाश्ता नहीं। तुम तो नाश्ता लेकर आ गई। सच में तुम भुलक्कड़ तो नहीं ना? तुम्हारे पिता ने हमारे अच्छे खासे बेटे के गले में ये भुलक्कड़ लड़की तो नहीं डाल दी? कुछ तो दाल में काला है। शकुंतला मालती को बहुत खरी खोटी सुनाती है और जमींदार के आने की आहट सुनकर वो घर से बाहर आती है और जमींदार पर भी बहुत गुस्सा होती है। ए जी, ये आपने कैसी बहू लाकर ला दी मेरे सिर पर? वो बहुत भुलक्कड़ है। मैंने उसे चाय बनाने के लिए कहा और वो मुझे नाश्ता लेकर आई। कैसा मेरे बेटे का संसार होगा, आप ही बताना। अरे शकुंतला, तुम भूल तो नहीं गई ना? उसका पिता बहुत गरीब किसान है। हमने क्या तय कर दिया था? उसके पास से सारा सोना लेकर हमारा कर्ज फेडेंगे। अगर ऐसी बात है तो हम उस मालती को कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाकर बाहर करवाते हैं और उसका सारा सोना लेकर हमारा कर्ज फेडेंगे। और ठहरी हमारी बेटी की बात, तो हमारी बेटी की दूसरी शादी हम कर देंगे। चिंता मत करना तुम। मालती का पति बहुत ही निकम्मा था, लेकिन नारायण जमींदार और शकुंतला को अपने बेटी के कमी के बारे में कुछ दिखाई नहीं देता। हर वक्त मालती को सता कर बहुत परेशान किया करते थे, लेकिन मालती घर से जाने का नाम नहीं ले रही थी। मालती को अब एक छोटी बेटी भी थी और अब मालती अपने पति के यहाँ आती है। बहुत परेशान हो चुकी थी उनका अत्याचार सहन करते करते। अजी उठे ना, आप दिन भर सोते हैं, रात भर सोते हैं, कुछ काम किया नहीं करते। शादी को कितने साल हो चुके हैं। हमारी अब एक छोटी बेटी भी है, उसके फ्यूचर के बारे में हमें सोचना चाहिए ना। और आप है कि कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। मुझे ज्ञान देने से पहले खुद को देखना। मालती, तुम कितनी भुलक्कड़ हो। अरे तुम्हारे पिता ने झूठ बोलकर हमारे गले का हड्डी बना चुका है ओ, और अब तुम मुझे समझाने के लिए आ गई क्या मैं क्या करूं और क्या नहीं? अरे मालती, जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। और तुम देखना अपने बेटी को क्या करना है और क्या नहीं। मालती अब इन लोगों के अत्याचारों से बहुत थक चुकी थी। उसने तय ही कर लिया था जाने को। तभी उसकी सास और पति उसे बहुत पीटते हैं और मारते हैं। उसकी बेटी यह देखकर रोने भी लगती है। मालती को ये सहन नहीं हुआ और वो वहाँ से अपने बेटी को लेकर चली जाती है। मालती
अपना घर संसार छोड़कर अपनी बेटी को लेकर आती है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठी जाती है। तभी मालती बेहोश होकर गिर जाती है। यह देखकर उसकी बेटी जोर जोरों से रोने लगी और चिल्लाने भी लगी। माँ बेहोश हो गई थी ना, इसी वजह से वो इधर उधर भागती है मदद के लिए। यहाँ कोई है क्या? मेरी माँ बेहोश हो गई है, मेरी मदद करना। यहाँ कोई है क्या? मेरी माँ बहुत बीमार है और बेहोश हो गई है, मेरी मदद करना। टुनटुनी पासी के पेड़ पर सो रही थी। बच्ची की आवाज़ सुनकर टुनटुनी वहाँ जाग जाती है और इधर उधर देखती है तो उसे उस छोटी बच्ची की आवाज़ नदी के किनारे से आ रही थी। यह देखकर टुनटुनी भी बहुत परेशान हो गई और वो वहाँ से बच्ची की मदद करने के लिए जाती है। मालती को बेहोश देखकर टुनटुनी नदी के किनारे जाकर वहां से पानी लेकर आती है। और कुछ बूंदें मालती के सिर पर छिड़कती है और मालती वहां जाग जाती है। धन्यवाद दोस्त, आप कौन हो? आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। मेरी बच्ची डर गई थी, मैं बेहोश हो गई थी ना, इसी वजह से आपका शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। अरे बहन ठहरो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी एक छोटी नन्ही बच्ची है, देखो उसकी तरफ, वो कितनी डर गई है और इस हालत में कहाँ जाओगी? चलो मेरे घर, मेरा घर पास ही में है और कुछ दिन वहाँ रुकना, फिर चली जाना जहाँ तुम जाना चाहती हो। मालती टुनटुनी के साथ उसके घर अपने बच्ची को लेकर आती है और वो टुनटुनी को बहुत सारा धन्यवाद भी देती है क्योंकि मालती को रहने के लिए कुछ दिनों के लिए छज्जो मिल चुका था। मालती, तुम बहुत थकी हुई हो, तुम बेहोश भी थी ना, अब थोड़ा आराम करना। आप दोनों के लिए मैं कुछ खाना लेकर आती हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। उन दोनों के लिए टुनटुनी खाना लेकर आती है। तभी टुनटुनी बाहर से उन दोनों की बातें सुनती है। बेटा, हम यहाँ और दिन नहीं रुक सकते, हम अपने दोस्त पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम दोनों कुछ ना कुछ इंतज़ाम हमारे लिए करेंगे। हमें घर से बाहर निकाल दिया हमारे लोगों ने। क्या हुआ? मैं तुम्हारा अच्छे से पालन पोषण करके बहुत बड़ा बनाऊंगी। चिंता मत करना मेरी बेटी, कुछ दिनों के लिए हमें एडजस्ट करना होगा और यहाँ रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि इस दोस्त को हम परेशानी में नहीं डाल सकते। उनकी सारी बातें सुनकर टुनटुनी को पता लग गया कि उन दोनों को घर से मार पीट कर बाहर निकाल दिया है। टुनटुनी को बहुत दुख होता है और टुनटुनी अपने दोस्त को मदद करने के लिए कुछ सुझाव देती है। देखो दोस्त, मैंने आपकी सारी बातें छुप कर सुनी, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। आप दोनों मेरे यहाँ रह सकती हो। आप दोनों मेरे यहाँ रहकर अपना गुजारा कर सकती हो। मालती, तुम्हें तो खाना अच्छे से बनाना आता है ना, तो मेरे सारे जंगलवासियों को तुम आज से खाना बनाना और हम उसके बदले तुम्हें पैसे देंगे और तुम यहाँ रह सकती हो, अपना बिजनेस चालू कर सकती हो। कैसा लगा मेरा सुझाव? टुनटुनी के रूप में मालती को एक भगवान ही मिला और मालती अपने बच्ची को अच्छे से पालन पोषण करने में लगी रही और उसका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा
और यहाँ उसके सास ससुर और पति भिखारी हो गए। कर्जों के बाजार में वो इतना डूब गए कि सारा सोना और पैसा उनसे दूर चला जाता है और वो बहुत ही गरीब हो जाते हैं। और अपनी मालती यहाँ बिजनेस शुरू करके बहुत ही अच्छे से रहने लगी अपने बच्ची के साथ। इसलिए कहते हैं, इतना लालच करना अच्छी बात नहीं होती। लालच करोगे तो डूब जाओगे। दोस्तों, मेरी कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। आपके प्यार की वजह से इतनी अच्छे से मैं कहानी बनाती हूँ। धन्यवाद।